दोस्तों, अगर आप इंडियन इलेक्शंस की हिस्ट्री को देखें तो साफ नजर आता है कि ये सिस्टम लगातार इंप्रूव होता गया। शुरुआत हुई थी 1950s में। ये वो समय था जब चुनाव पेपर बैलेट से होते थे। हर एक उम्मीदवार के लिए अलग बैलेट बॉक्स रखा जाता था। वोटर को एक स्लिप दी जाती थी और उसे जाकर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के बॉक्स में डालना होता था। लेकिन उस समय की सबसे बड़ी दिक्कत थी, कोई वोटर आईडी सिस्टम नहीं था। लोग राशन कार्ड, पंचायत सर्टिफिकेट या बस किसी लोकल रेफरेंस के आधार पर वोट डाल देते थे। वेरिफिकेशन इतना कमजोर था कि गड़बड़ी होना आम बात थी और इसी लूपहोल का फायदा उठाते थे गुंडे। बूथ कैप्चरिंग एक आम चीज थी। विरोधी उम्मीदवारों के बैलेट बॉक्स में इंक डाल देना, स्लिप्स को फाड़ देना या फिर पूरा बॉक्स उठाकर ले जाना, ये बिल्कुल खुलेआम होता था। अब जरा सोचिए, भारत का लोकतंत्र अपने शुरुआती दिनों में कैसे चुनौतियों से गुजर रहा था। और सिर्फ छोटे मोटे उम्मीदवार ही नहीं बल्कि बड़े नेताओं को भी इसका सामना करना पड़ा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, वो भी इस चुनावी गड़बड़ी से नहीं बच पाए। बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से अम्बेडकर जी खड़े हुए थे। ये एक डुअल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी थी, यानी यहाँ से एक जनरल और एक SC/ST कैंडिडेट दोनों चुने जाते थे। लेकिन इस सीट पर अम्बेडकर जी हार गए कांग्रेस उम्मीदवार नारायण सदोवा कजरोलकर से करीब 15,000 वोटों के अंतर से। अम्बेडकर जी ने इस नतीजे को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने याचिका दाखिल की और दावा किया कि 74,333 बैलेट पेपर्स को रिजेक्ट कर दिया गया और गिना ही नहीं गया। सोचिए दोस्तों, भारत का पहला चुनाव ही ऐसे सवालों से घिरा रहा, जहां वोट डालने का अधिकार तो था मगर उस वोट की रक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर आया 1980s और 90s का वो दौर जहां बूथ कैप्चरिंग सबसे बड़ी समस्या बन गई। गुंडे पूरे बूथ को कब्जा करके वोटिंग प्रोसेस को हाईजैक करने लगे। इसी बीच एक बहुत बड़ा सुधार आया 1993 में, जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर आईडी कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया। इससे कम से कम हर वोटर का पहचान वेरीफाई होना शुरू हुआ। इसके बाद आया सबसे बड़ा बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM। 1999 में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया और 2004 तक पूरे देश में चुनाव पूरी तरह से EVM से होने लगे। इससे बैलेट स्टफिंग और फेक स्लिप्स जैसी समस्याएं लगभग खत्म हो गई। लेकिन सवाल था, वोटर को कैसे भरोसा दिलाया जाए कि उसका वोट सही कैंडिडेट को गया है। यहाँ आता है 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि EVM के साथ VVPAT यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी होना चाहिए। पहली बार नागालैंड के नोक्सन असेंबली सीट पर अक्टूबर 2013 में VVPAT का ट्रायल हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे 8 सीट्स पर लिमिटेड स्केल पर यूज किया गया। फिर 2017-18 में गुजरात और यूपी इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर VVPAT का इस्तेमाल हुआ और फाइनली 2019 से इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर VVPAT को लागू कर दिया। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं हर दशक में हमारी चुनाव प्रणाली और मजबूत होती चली गई है। पहले राशन कार्ड और पंचायत सर्टिफिकेट से वोटिंग होती थी, फिर 90s में वोटर आईडी कार्ड है, उसके बाद बैलेट पेपर से EVM पर शिफ्ट हुई और अब EVM के साथ VVPAT भी जोड़ दिया गया है ताकि हर वोटर खुद वेरीफाई कर सके कि उसका वोट सही जगह गया है। यानी सिस्टम लगातार इवॉल्व होता रहा और यही सबूत है कि हमारी डेमोक्रेसी खुद को इम्प्रूव करती रहती है। लेकिन अब असली जरूरत है वोटर लिस्ट को क्लीन करना, डुप्लीकेट एंट्रीज हटाना, गलत पते सुधारना और जेन्युइन वोटर्स का नाम ही लिस्ट में रखना। अगर हम फ्यूचर में अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो रिफॉर्म्स का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए।